तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दैट इज चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो इस सिलसिले में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है वो लिया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड केमिस्ट्री का सिक्स्थ चैप्टर है। इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब इसके लिए मैंने ले लिया है नोट्स, आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे चलेगा, बाकी नोट्स आपके पास है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। कह रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो विनाइल हैलाइड क्लास से बिलोंग करता है। अब अगर विनाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो हेलोजन है वो विनाइलिक कार्बन से अटैच हो डायरेक्ट। अब विनाइलिक कार्बन हम किसको कहते हैं तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन, दैट इज विनाइल कार्बन, एंड इनके पड़ोसी कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन या दैट इज अलाइल कार्बन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विनाइलिक हैलाइड वो होगा जिसमें जो हेलोजन होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन, फॉर्मूला इसका गलत दे दिया है, C5H12 होगा, C3H12 लिख दिया है, विल गिव 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमें कितने डिफरेंट वेराइटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर ये देखना होता है। जस्ट फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे जैसे तो सेंटर पे C एक टाइप का कार्बन है, बाकी सारे CH3 आइडेंटिकल हैं। तो टोटल 2 टाइप के कार्बन है जिसमें टर्मिनल वाले CH3 तो प्रोडक्ट बना सकते हैं मगर सेंटर वाला C प्रोडक्ट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उस कार्बन के पास डिस्प्लेस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होती है तो इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सिंगल मोनोक्लोरिनेशन या मोनोक्लोराइड का प्रोडक्ट बनेगा। बी वाले को देखेंगे तो CH3 लेफ्ट मोस्ट एंड CH3 राइट मोस्ट, ये दोनों सेम आइडेंटिकल है। उसके बाद सेकंड नंबर CH2 और राइट से भी सेकंड नंबर CH2, ये दोनों सेम है, और सेंटर का CH2 सेम है। पता है ना, इसकी काउंटिंग में ऐसे करता हूँ, 5 कार्बन है तो ये हो गया A, तो ये भी हो गया A, ये हो गया B, तो ये भी हो गया B। अच्छा, मैं कैसे कर रहा हूँ तो ये काउंटिंग अगर यहाँ से करके कोई नाम लिखेंगे या यहाँ से करके कोई नाम लिखेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया C। तो इसमें 3 टाइप के डिफरेंट कार्बन है, इसलिए ये 3 मोनोक्लोराइड्स दे सकता है। इसलिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूँ तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, नीचे लिखा गया है। अब इसको क्वेश्चन में ही आप देख लीजिए, काउंटिंग ऑलरेडी कर दी गई है, बाकी आप CBSE 2019 का क्वेश्चन है। तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4th कार्बन पे आया है ब्रोमो और 4th कार्बन पे ही आया है मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, और पेंट 5 कार्बन मतलब पेंट, और 2 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड दैट इज आइन, तो नाम हो गया 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला जाऊं या इन केस कोई गलत आंसर दे दूं या इन केस मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे इतनी सुविधा है कि आपके कमेंट का हम एज ए शॉर्ट वीडियो आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। अब देखिए नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल है, यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, तो 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 पे लगाना है ब्रोमो। अब आप एक तरफ से किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, लेट से मैंने इधर से कर दी तो इसके हिसाब से 1 पे मैंने लगा दिया ब्रोमो, 4 पे लगा दिया क्लोरो, 4 पे लगा दिया क्लोरो, ब्यूट 2 पे लगा दिया इन, फर्स्ट सेकंड कार्बन 2 पे लगा दिया इन। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आपका या तो ये होगा या तो इसके जैसा कोई होगा। ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन भी कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब क्योंकि प्रोप बोला है तो सबसे पहले मैं 3 कार्बन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3, मेरी काउंटिंग इधर से चल रही है। अब कह रहा है 3 पे लगाना है ब्रोमो और 2 पे लगाना है मिथाइल, तो 3 पे लगा दीजिए ब्रोमो और 2 पे लगा दीजिए मिथाइल। इसके बाद बोला है प्रोप 1 इन, 1 पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ये होगा स्ट्रक्चर, या तो ये बनाएंगे या तो इसके जैसा बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आउट ऑफ एक्स, मतलब एक कंपाउंड है वो आपको दिख रहा होगा, एंड नेक्स्ट है ना, इसमें कह रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक हैलाइड के लिए आप पे ये देखना है कि जो हैलोजन हो वो डबल बॉन्डेड के पड़ोसी कार्बन से लगा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपका अलाइलिक हो जाता है और सेकंड वाला क्या हो जाता है, विनाइलिक हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में यही सेम पूछ लिया है कि कौन सा विनाइलिक हैलाइड है, तो इसमें इस केस में सेकंड हो जाएगा आपका विनाइलिक और फर्स्ट तो अलाइलिक है ही, ठीक है ना, क्लियर है ना। 6th का फर्स्ट आंसर है अलाइलिक है और 7th का सेकंड आंसर है क्योंकि सेकंड विनाइलिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसमें कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है। तो बेंजाइलिक के लिए बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन को मैं बोलता हूँ बेंजाइल कार्बन, और बेंजाइल कार्बन से अगर हेलोजन लगा होगा तो इसे मैं बेंजाइलिक बोलूँगा। जैसा कि फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है CH और उससे कनेक्टेड है Cl2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट में देखेंगे तो बेंजीन से कनेक्ट है CH2, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन, उसके बाद उससे फिर कनेक्टेड CH2 और वो बेंजाइलिक नहीं है, उससे कनेक्टेड Cl, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में बस देखते रहिएगा। एक अगर मैं देखूँ तो काउंटिंग लेफ्ट साइड से होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड से करेंगे तो 2 पे आएगा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। एंड बी बेंजीन का केस है, तो बेंजीन के केस में आप काउंटिंग एक Cl से स्टार्ट करेंगे और दूसरे Cl की तरफ जाएंगे नज़दीक की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर एक फर्स्ट पे लगाया तो दूसरा थर्ड पे लगाया ना, जिधर से नज़दीक पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। सी को अगर आप देखेंगे तो काउंटिंग लेफ्ट साइड से होनी चाहिए, बिकॉज डबल बॉन्ड नज़दीक है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी साइड चेन से ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे लगाया क्लोरो, तो हो जाएगा 3-क्लोरोप्रोप-1 इन। फिर से सुन लीजिए, 3-क्लोरोप्रोप-1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, और 2-ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब कितने कार्बन, तो 5 कार्बन, 2 पे कहाँ लगा दीजिए, ब्रोमो लगा दीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन 11 कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 11 चलो मैं लिख के कर देता हूँ इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर Br, है ना, इसको ओपन करना आता है ना। काउंटिंग देखा जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है, तो इधर से 1 2 3 ब्रोमोप्रोप-1 इन, ठीक है, 3 ब्रोमोप्रोप-1 इन। और क्वेश्चन नंबर 11th का अगर बी में देखूँ, ये तो ए था 11th का, 11th के बी को आपको ओपन करना पड़ेगा ना, कैसे, बहुत ध्यान से दिखेगा बी वाला, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कई बार इसमें। और एक तो कार्बन दिया है, उस कार्बन से एक क्लोरीन लगाया ना, मैं राइट मोस्ट देख रहा हूँ, सी से लगा है Cl, फिर इसी सी से 3 आपके क्या लगे हैं, CCl3 लगे हैं। अब मैं इससे 3 लगा रहा हूँ CCl3 C, और इसमें क्या लगा दूंगा, 3 क्लोरीन लगा दूंगा, फिर यहाँ पे C और इसमें क्या लगा दूंगा, 3 क्लोरीन लगा दूंगा, फिर यहाँ पे C और इसमें क्या लगा दूंगा, 3 क्लोरीन लगा दूंगा। क्या ये बात आप समझ पाए कि इसको ओपन ऐसे करना है, ठीक है। अब जरा देखिए काउंटिंग का जो रूल होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो लेट से मैंने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया इधर से ऐसे, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 तरीके, या तो इस तरीके से मेन चेन सेलेक्ट करिए, या तो ऐसे करिए, या तो ऐसे करिए। किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो मेन चेन में आपको 3 कार्बन दिखाई देंगे। जैसे मैंने एक सीधी चेन मान लो ऐसे सेलेक्ट कर ली,
ये सीधी चेन क्या हो गई, मेन चेन हो गई, ठीक है। अब मेन चेन में ये दो क्या हो गए आपके, साइड चेन हो गए। दो क्या, साइड चेन तो बहुत लगे हैं, क्योंकि एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ से 3 Cl भी तो इसके साइड चेन में ही काउंट होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो साइड चेन है ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, क्योंकि इस साइड चेन के अंदर ही साइड चेन आ गया है, ठीक है। मतलब एक तो इस पहले से ये साइड चेन था, ब्रांच था, इस ब्रांच से भी क्या निकल गई, ब्रांच निकल गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस साइड चेन का नेम लिख रहा हूँ। इस साइड चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के साइड चेन को, दैट इज अल्काइल को मैं मिथाइल बोलता हूँ, तो इसका नाम मिथाइल है। मगर ये एक ऐसा मिथाइल है जिससे 3 क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। तो इस साइड चेन का मैं नाम क्या लिखूंगा, ट्राई क्लोरो मिथाइल। इस साइड चेन का नेम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या लगे हैं, तो इसके अलावा क्लोरीन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, तो 3 4 3 7 लगे हुए हैं। काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। जैसे मैं ऊपर से कह दे रहा हूँ 1 2 3। अब 2 टाइप ऑफ साइड चेन लगे हुए हैं, एक तो क्लोरो लगा है और एक क्या लगा है, ट्राई क्लोरो मिथाइल लगा है। ये ट्राई टी जो है इस साइड चेन का नेम है। तो इसके कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो इस टी के भी कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से मैं देखूँ तो क्लोरीन का सी पहले आता है, तो क्लोरीन को मैं पहले लिखूँगा। अब क्लोरीन कितनी बार आया है, 7 बार आया है। कहाँ कहाँ आया है, तो 1 पे आया है, फिर 1 पे आया है, फिर 1 पे आया है, फिर 2 पे आया है, फिर 3 पे आया है, फिर 3 पे आया है, फिर 3 पे आया है। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 3, 3, और 7 को मैं क्या लिखता हूँ, हेप्टा। देन क्लोरो, हेप्टा क्लोरो। आगे आपको यही लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ। एक तो ये लगा है और इसके साथ साथ 2 पे लगा है ट्राई क्लोरो मिथाइल। और जनरली मैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा इसका नेम, ठीक है। 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, मतलब एमओपी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं ज़रा टॉपिक को यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ गए हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 3-phenyl प्रोपीन। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो भी रिएक्टेंट हमें दिया जा रहा है उसका मैं क्या बना लूँ, स्ट्रक्चर। अब रिएक्टेंट क्या दिया है, 3-phenyl प्रोपीन। मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, ठीक है। 3-phenyl प्रोपीन, 3-phenyl प्रोपीन का मतलब है कि प्रोपीन से पहले 3 कार्बन बनाइए, और क्योंकि प्रोपीन बोला है मतलब फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। 3-phenyl का मतलब इधर से काउंटिंग कर लीजिए, 3 पे क्या लगा दीजिए, बेंजीन फिनाइल दैट इज। तो देखिए लग गया बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराने किससे, HBr से करानी है, ठीक है। मगर ध्यान ये रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा, जिसमें ब्रोमीन कहाँ जाएगा, टर्मिनल पे। तो ये ब्रोमीन आप लगा दीजिए कहाँ पे, टर्मिनल पे लगा दीजिए, ठीक है। Br इस कार्बन से लगा दीजिए Br, ठीक है। अब काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे क्या लगा है, बेंजीन लगा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब काउंटिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट या इधर से राइट से। तो आप देखिए ब्रोमीन का B और फिनाइल का P बाद में आता है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3-phenyl प्रोपेन। 1 2 3, 1 ब्रोमो 3-phenyl प्रोपेन। अब देखो 1 ब्रोमो 3-phenyl प्रोपेन इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो नाम लिखा गया है यह अल्फ़ाबेटिकली ही रॉन्ग लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि नाम लिखने में देखेंगे 4 ऑप्शन रॉन्ग लिखे गए हैं अगर IPSC के अकॉर्डिंग लिखा जाए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है। तो फिर भी मुझे एक ऑप्शन पकड़ के चलना है, तो मैं वो ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें 1 ब्रोमो हो
और 3 हो फिनाइल, मतलब फिनाइल थर्ड पे आया हो, तो इस हिसाब से फर्स्ट कार्बन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो 3 फिनाइल 1 ब्रोमो मिल जाएगा, तो मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल एल्कोहल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, स्ट्रक्चर बना लिया जाए इसका। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल किसको मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ बेंजाइल एल्कोहल, CH2 बेंजाइल कार्बन, और इससे क्या लगा दिया गया, OH लगा दिया गया, बेंजाइल हो गया। आर्थो पे क्या लगना है, हाइड्रोक्सी, दैट इज OH। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी है PCl3 से। तब बताइए PCl3 जो रिएजेंट होता है ये OH को हटा के Cl लगा देता है, मगर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ये वाला OH बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये OH डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो Cl किसको रिप्लेस करेगा, इस वाले OH को रिप्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, CH2 के साथ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और ये OH अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन, है ना, 14 की मैं बात कर रहा हूँ, टोल्यूइन की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लिया, टोल्यूइन बना लिया। टोल्यूइन की रिएक्शन कराई जा रही है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, टोल्यूइन की रिएक्शन कराई जा रही है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और डार्क, ठीक है, डार्क बोला नहीं, जनरली डार्क में रिएक्शन होती है। तो कह रहा है क्या देता है, ये X देता है, ठीक है। फिर कह रहा है वाइल द ऑफ टोल्यूइन इन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर यही रिएक्शन Cl2 की रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में कराई जा रही है तो बनता है Y, तो X और Y क्या होंगे, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर FeCl3 डार्क में करा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्लोरीनेशन जिसको बोलेंगे, तो आर्थो या पैरा पे जाएगा क्लोरीन, और मेजर प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, पैरा पे क्लोरीन को लगाऊंगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोल्यूइन। याद कहें तो आर्थो वाला भी बन सकता है इसमें ना, मैं उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, दोनों बनेंगे, मेजर कौन बनेगा, तो पैरा वाला बनेगा, ठीक है। अगर यही मैं उजाले में करा रहा हूँ लाइट के प्रेजेंस में, तो ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो रिएक्शन करेगा, H रिप्लेस होगा HCl से, तो ये बनेगा CH2Cl। अब आपको ये भी पता रहना चाहिए कि अगर आपने Cl2 को लिमिट में नहीं लिया है, 1 इक्विवेलेंट नहीं लिया है, या इसको एक्सेस में नहीं लिया है, तो ये क्लोरीन तब तक इसके साथ रिएक्शन करता रहता है जब तक कि सारे H को क्या ना कर दे, रिप्लेस कर देते। ये क्लोरीन फर्दर रिएक्ट करता है और एक और Cl को क्या कर देता है, यहाँ से कम कर देता है। इस तरह करते करते फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट बना देता है CCl3। अब फाइनल CCl3 तक मैं क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं भी ये नहीं बोला है कि मोनोक्लोरिनेशन कराइए, ठीक है। अगर बोलता तो मैं देखता, हाँ ये है कि अगर मोनोक्लोरिनेशन वाला कोई ऑप्शन दिखेगा तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ ना, मुझे पता है कि इस केस में इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो X कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड है, X बेंजाइल क्लोराइड है, नहीं X तो बेंजाइल क्लोराइड होने का कोई चांस हो ही नहीं सकता। X तो हमारा आर्थो या पैरा क्लोरोटोल्यूइन होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर C में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C दिखाई दे रहा होगा। जबकि Y कह रहा है कि ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन है ना, ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर चला जाए तो विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, टोल्यूइन बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट बनाना है ना, ध्यान रखिएगा क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर पूछा है कि इनमें से, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, ये तो क्या डायरेक्ट बनाने का वही एक तरीका हो सकता है, नहीं और भी तरीके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मगर फिलहाल हमें उन्हीं 4 ऑप्शन में से वो रिएजेंट पकड़ना है जो
क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, टॉल्यूइन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हम लोग सिचुएशन को देखते हैं फिर अप्रोच समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ना, जगह बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग। क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट क्या बनाना है हमें, एक सिंगल स्टेप में क्या बनाना है, ये बनाना है। तो ये देखो अराइल है और ये क्या अल्काइल है। अराइल और अल्काइल को जोड़ रहा है, अराइल और अल्काइल को जोड़ रहा है। जब भी अराइल और अल्काइल को जोड़ने की बात आए विद द हेल्प ऑफ हैलाइड, अराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड, तो अपने दिमाग में पता है कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए। चाहे अल्काइल अल्काइल जोड़ रहा हो, चाहे अराइल अराइल जोड़ रहा हो, चाहे अराइल अल्काइल जोड़ रहा हो, अपने दिमाग में 3 रिएक्शन आनी चाहिए। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। जिसमें वुड्स रिएक्शन में दोनों तरफ से आर आते हैं, फिटिक रिएक्शन में दोनों तरफ से ए आर दैट इज अराइल आते हैं, और वुड्स फिटिंग में एक तरफ से आर आता है और दूसरी तरफ से ए आर आता है। तो अगर आपको नहीं आते मैं याद दिला दूँ, यहाँ से CL में लिख रहा हूँ, एक्स के साथ भी करा सकते हैं, 2Na प्लस एक्स आर। तो इस तरीके से यहाँ पे 2NX निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, आर। देखो अल्काइल अल्काइल को जोड़ दिया। यही रिएक्शन में ARX के साथ कराऊँ, सेम रिएक्शन 2Na प्लस XAR, सेम कॉपी पेस्ट किया तो AR को जोड़ देगा, है ना, AR को जोड़ देगा। और यही रिएक्शन में ARX और RX कराऊँ तो AR और R को जोड़ देगा, बिल्कुल यही। देखो ARX, इससे मुझे एक RX लेना है। वो RX क्या हो सकता है सर, यहाँ से देखो ना, AR से R कौन जुड़ा था, ये RX ही हो सकता है। अब पता है ये रिएक्शन जब कराई जाती है तो साथ में ड्राई ईथर लिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3Cl Na ड्राई ईथर, है ना। CH3Cl तो होगा ही ड्राई ईथर। अच्छा एक चीज़ में लिखना भूल गया था, जो यहाँ पे दिखाया था आपको कि Na तो रहता ही है ना साथ में, तो इसके साथ आपको Na तो लेना ही है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। सर इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। इसका नाम क्या है, फिटिक रिएक्शन। इसका नाम क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग दैट इज ब्यूट 1 से 1 आइडोब्यूटेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्यूट 1 से क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्यूट 1 4 कार्बन, चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ब्यूट 1 हो गया। इससे मुझे क्या बनाना है, आइडोब्यूटेन। इस कार्बन पर आई लगाना है। इस कार्बन पे डायरेक्ट अगर नॉर्मल रिएक्शन में HI से कराऊंगा तो आई यहाँ पे जाएगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। मगर मैं चाहता हूँ कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो, क्योंकि एडिशन तो देख के ही लग रहा है। और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन केवल HBr विथ परऑक्साइड देते हैं, तो आपको बेझिझक पहला स्टेप तो यही कराना पड़ेगा, क्या, HBr विथ परऑक्साइड। HBr विथ परऑक्साइड करा दिया, यहाँ पर Br आ गया। अब मुझे क्योंकि ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस करना है, इसलिए मैं सेकंड हेलोजन एक्सचेंज लगाऊंगा, वो भी आयोडीन एक्सचेंज। और आयोडीन एक्सचेंज के लिए मैं क्या लिखता हूँ, NaI, और साथ में क्या लेता हूँ, ड्राई एसीटोन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, है ना। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो उसको सही कर लीजिएगा। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्या मतलब, 2 स्टेप में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। तो सही बात है। रीजन होता है कि जब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल से, तो साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस बनते हैं। जैसे ROH की रिएक्शन अगर आप SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो RCl के साथ साथ SO2 प्लस HCl बनता है। तो इसमें ये दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं जो ईजिली स्केप हो जाते हैं। तो मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है और प्योर बनता है। क्यों प्योर बनता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो गैसियस है, वो साथ में स्केप हो जाएगी, तो आपको जो मिलेगा वो प्योर RCl ही मिलेगा। इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड माना जाता है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 आइडोब्यूटेन बनाना है फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन से। 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन बनाना, तो वो तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कराएंगे। सेम रिएजेंट NaI विथ एसीटोन तो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू
1 आइडोप्रोपेन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसको कैसे करना है। प्रोपीन से पहले मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ, ये देख लो ना, ये HBr पेरोक्साइड। सेम क्वेश्चन है, इसमें ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन लिया था, उसमें प्रोपेन मतलब 3 कार्बन लेके अप्रोच किया। फर्स्ट स्टेप ये रखेंगे, सेकंड स्टेप ये रखेंगे, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ना बन पाया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत आंसर दे दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखा जाए तो राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फिगर के अकॉर्डिंग देखा तो बेंजीन के कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूवी लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे ही होगा अटैक। अब सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो सबसे स्टेबल रेडिकल बेंजाइल। अब कार्बोकैटायन हो, रेडिकल हो, अनायन हो, बेंजाइल वाला मोस्टली स्टेबल होते हैं, इसलिए जो ब्रोमीन रिप्लेस करेगा वो कहाँ से रिप्लेस करेगा? तो CH2 दैट इज बेंजीन से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है उससे करेगा क्या? वहाँ से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और Br आ जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा CH, और CH से लग जाएगा Br, और Br से लग जाएगा CH3। मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मैं 20 लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट डायरेक्ट बना रहा हूँ आंसर, ताकि आप अपने आंसर को इससे मैच करा लें। बेंजीन यहाँ पे लगा है NO2, यहाँ पे लग जाएगा CH, इससे लग जाएगा Br और इससे लग जाएगा CH3। ये है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखा जाए तो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो HBr लिखा है, पेरोक्साइड तो लगाया नहीं है, तो Br कहाँ पे जाएगा? तो Br जनरली जहाँ पे डिग्री ज़्यादा है वहाँ पे जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, तो CH3 लगे हुए हैं, इससे डायरेक्ट रिएक्शन HBr की करा है। अगर पेरोक्साइड होता तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे जाता, मतलब जिसकी डिग्री कम है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उस पे जाएगा। तो इस कार्बन की डिग्री अगर देखी जाए तो ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Br यहाँ पे जाना चाहिए। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, CH, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, नाम तो पूछा नहीं इसका APSC, तो बस स्ट्रक्चर बना दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए तो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए वाले को अगर आप देखेंगे तो सिंपल है, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, SOCl2 करा रहे हैं तो है ना, मेन प्रोडक्ट लिखना, ये भी ध्यान रखिएगा, मेजर पूछा है। हाँ, बी वाले को देखा जाए तो HBr विथ पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड के हिसाब से टर्मिनल वाले कार्बन पे जाना चाहिए। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर Br। ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, और CH2 से Br लग जाएगा, CH पे एक H लग जाएगा तो CH2 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये बनेगा बेंजीन, देन CH2, देन CH2, देन CH2, देन Br, ये बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, इसका मैकेनिज्म पूछा है। अब देखो मैकेनिज्म जनरली गिने चुने मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, जिसमें से मोस्टली जो मैकेनिज्म आते हैं अगर आपको याद करना है तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से मैकेनिज्म आते हैं। उसमें से भी मोस्टली मैकेनिज्म अल्कोहल के ही आए हैं। जैसे अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, इसमें जो कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है इसका मैकेनिज्म आता है, और एक तो आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म, और दूसरा ये आपने देखा अल्कोहल से किसका, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। और रिएक्शन हमारी ये है CH3 CH2 OH, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से हो रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, CH3 CH2 Br। ठीक है, अभी जो रिएक्शन होती है 3 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट, एल्कोहल की जनरली जितनी भी रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो फर्स्ट स्टेप सबका कॉमन होता है,
वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में होता क्या है कि जो OH है वो एक प्रोटॉन ले लेता है। ये प्रोटॉन कहाँ से आया होगा सर? HBr से H+ आया होगा और इसको गेन करके कन्वर्ट हो जाता है CH3CH2OH2+। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकेंड स्टेप भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली ये मैकेनिज्म के अंदर एल्कोहल का सेकेंड स्टेप भी कॉमन होता है। वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। वो कैसे होता है? CH3CH2OH2+। ये वाटर को लूज कर देता है। कैसे लूज करता होगा? अगर मैं यहाँ पे देखो कर्व्ड एरो नोटेशन दिखाओ तो ये लोन पर उठा के इसको दिया है और यहाँ पे ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ लिया है। अब इससे क्या होगा? CH3CH2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव आना चाहिए तो जो पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वाटर इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से डिहाइड्रेशन भी हुआ है। किसका हुआ है? एल्कोहल का नहीं, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, इसलिए इसका एक और नाम हो सकता था डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। स्टेप नंबर 3 देखेंगे तो इसके दो नाम हो सकते हैं। एक तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, किसके ऊपर? कार्बोकेटाइन के ऊपर। दूसरा यह था कि फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो जनरली हम लोग लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे सर? तो ये जो CH3CH2+ कार्बोकेटाइन बना है इस पे Br- दैट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बना लेगा CH3CH2Br। और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता था जो नहीं बनेगा ना, CBSE बोर्ड इतना डीप नहीं गया अब तक, हो सकता है चला जाए इनकेस, मगर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को यहाँ पे ये 2 स्टेप अगर आप देखेंगे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ना, ये SN1 की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब अगर इन केस इन फ्यूचर ये वाला कार्बन कायरल निकला तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेस्माइजेशन से बनेगा। प्रोडक्ट आपका जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मगर उसका एक एक कंपोनेंट क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो वो क्वेश्चन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन से, मतलब इस तरीके से हमने एक और पड़ाव पार किया। वो क्या था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पड़ाव हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 3 पे। वो आपका है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। किससे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, तो आइए इसको हटा देते हैं। फिर अगर आपको नोट करना तो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखा जाए तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सेम MCQ है, कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट कह रहा है इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिंग। सही बात है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन के वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, और बेंजीन रिंग के पास है क्या? पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। गलत बात है। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, मेटल 2 बातें कभी नहीं करता। पहला, एक तो मेटल कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, मेटल कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब किसी मेटल ने इन केस कभी ऐसा कर भी दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनाया मगर बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट नेचर आ गया थोड़ा सा। ठीक है, देखो बॉन्ड बनाना अलग होता है, नेचर आना अलग होता है। तो मेटल एक काम कभी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ, एक काम कर सकता है कि बॉन्ड आयनिक बनाए और उसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाए, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाए। तो उस केस में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कंपाउंड कैसा हो, नॉन पोलर हो, वो बॉन्ड कैसा हो, नॉन पोलर हो। मतलब 2 बातें ध्यान रखनी, एक तो क्या आयनिक बॉन्ड हमेशा बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, और गलती से बना भी लिया या नेचर आ भी गया तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नॉन पोलर नहीं हो सकता। तो बी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बाकी तसल्ली के लिए सी और डी पढ़ लेते हैं। कह रहे ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज। सही बात है, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही होती है।
नेक्स्ट कह रहा है आउट ऑफ द CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड दैट इज, वो सब इतना लिखा है, मोर रिएक्टिव SN1 रिएक्शन। तो सही बात है, 6 बेंजाइल ज़्यादा देगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है आपके बेंजाइल का, देन अलाइल का, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री, देन विनाइल, देन फिनाइल, ये ऑर्डर होता है। आगे देखा जाए तो कह रहा है कि रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड। अब इन 4 ऑप्शन में देखा जाए तो रिटेंशन कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो देखो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों है, समझें इसको। अगर आप SN1 की बात करेंगे तो SN1 में ओनली रिटेंशन नहीं होता है, प्लेनर कार्बोकेटाइन बनने की वजह से अटैक फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से हो पाते हैं, इसलिए एक तरफ से रिटेंशन होता है तो दूसरी तरफ से इन्वर्जन होता है, मतलब बोथ होते हैं, जिसको हम जनरली रेसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप SN2 की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन, अगर मैं कन्वर्जन बोलते हूँ तो इसको सुधार रहा हूँ, इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता है। और ये कह रहा है कि नाइदर SN1 नॉर SN2, तो इसके साथ भी जाना कहीं मतलब न्यायोचित तो नहीं लग रहा है कि इसके साथ जाएं। आगे D कह रहा है कि SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 दोनों में नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इसने सिर्फ रिटेंशन की बात की तो मैं SN1 के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में रिटेंशन होता तो है, हाँ साथ में इन्वर्जन भी होता है, ये बात अलग है। मगर देखो कब मैं SN1 के साथ नहीं जाता, जब बोलता ओनली रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड, ओनली रिटेंशन। तो ओनली रिटेंशन मतलब वो फोर्स कर रहा है कि केवल रिटेंशन होना है, तब मैं SN1 के साथ भी नहीं जाता, तब मैं ऑप्शन क्या लगाता, कहता नाइदर SN1 नॉर SN2। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। ठीक है, कौन सी रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। अब देखो ये फिजिबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे तो ईथर बन रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी, सेकंड चैप्टर में भी आना चाहिए था इसको, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर। मगर ध्यान ये रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही है कि एक चैप्टर से, प्योरली एक चैप्टर से क्वेश्चन बना पाना अच्छे, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो जनरली इंक्लूड किया जाता है अगले चैप्टर को भी। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है, जिसको आप पकड़ के चलेंगे तो जल्दी आप गलत नहीं होंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहा हूँ। तो मैं 26 में, क्योंकि मुझे एक अप्रोच दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कभी भी आपको किसी भी रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा हो, ईथर है ना, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको किसी भी रिएक्शन में ईथर बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, ठीक है, और रिएक्टेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा हो, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या आपको अल्कोहल दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड होगा, है ना, अल्कोहल होना चाहिए ना, इसमें ना अल्कोक्साइड है, अल्कोहल नहीं है। जो अल्काइल हैलाइड है इसकी डिग्री या तो 0 डिग्री होनी चाहिए या तो 1 डिग्री होनी चाहिए। सेम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ध्यान ये देना है कि ईथर तभी बन पाता है जब मैकेनिज्म कौन सा चलता है, SN2। ईथर का फॉर्मेशन तभी हो पाता है जब मैकेनिज्म कौन सा चलता है, SN2। और SN2 मैकेनिज्म के लिए जो बेस मॉलिक्यूल है उसकी डिग्री या तो 0 होनी चाहिए या तो 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो जो Br है यानी अल्काइल हैलाइड है वो आपका 1 डिग्री है, जबकि बी में अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल क्लोराइड है वो आपका 3 डिग्री है। तो इस हिसाब से ए वाली रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए, फिजिबल हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। 27 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले बेंजाइल है, देन अलाइल है, देन 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री है, देन 0 डिग्री है, देन विनाइल है, देन आपका फिनाइल है। ठीक है, तो पहला वाला देखा जाए तो अलाइल है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा बेंजाइल है, बहुत अच्छी बात है। तीसरे में देखेंगे तो बेंजाइल और अच्छा खासा बेंजाइल है, 2-2 बेंजीन लगे हुए हैं। और चौथे में देखेंगे तो बेंजाइल और अलाइल दोनों हो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सी है, 2-2 बेंजीन लगे हुए हैं तो हाईली बेंजाइल है। ठीक है, तो सी करेक्ट है। अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले सी आना चाहिए, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा हूँ, सबसे पहले सी आना चाहिए, देन डी आना चाहिए,
और देन बी आना चाहिए, देन ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, देख लिया। कह रहा था मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले तो HBr के साथ रिएक्शन कराना, पर ऑक्साइड नहीं है, सिर्फ HBr कराएंगे तो जो CH है वहाँ पे Br जाएगा, फिर वही एक्वस, एक्वस है ना, एक्वस के वजह से रिएक्शन करा देंगे तो Br भी हट जाएगा, OH आ जाएगा। अच्छा एल्कोहलिक बोलता तो सेम प्रोडक्ट बन जाता फिर से, ठीक है। तो एक्वस बोला है तो OH जाएगा सेकेंड कार्बन पे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। डाइक्लोरोबेंजीन की बात होती है तो आपको पता है जो ऑर्डर होता है पैरा ऑर्थो मेटा होता है, बिकॉज पैरा वाला सबसे हाईएस्ट होता है और आर्थो और मेटा तो लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है उनमें MP का। पैरा वाला जो होता है उन दोनों से ज़्यादा हाईली, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है, तो जो पैरा का स्ट्रक्चर होता है, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है ना, ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट फिट्स परफेक्टली इन इट्स क्रिस्टल, क्रिस्टल में परफेक्टली फिट हो जाता है, जिससे इसका क्रिस्टल कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसको मेल्ट करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू आर्थो एंड मेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, तो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। अब एनालॉगी क्या कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम ए बोलते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम बी बोलते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर अगर अलग अलग हो तो आइसोमर बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो ए हो जाएगा आइसोमर और बी हो जाएगा इनैंसियोमर, बिकॉज बी हमें लग रहा है, देख के लग रहा है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है ना। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है तो कायरल होता है कंपाउंड, और जो कायरल होता है उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमर है, और ऑप्टिकल आइसोमर को ही हम क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए आपका आइसोमर है और बी क्या है, इनैंसियोमर। नेक्स्ट 31 कह रहा है कि इनैंसियोमर्स डिफर्स ओनली। अभी जस्ट पीछे हमने चर्चा किया कि इनैंसियोमर्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो समझ गए होंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। डेक्स्ट्रो आपका क्लॉकवाइज करते हैं और आपका लीवो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कंपाउंड वाई क्या है। तो देखो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड को, तो बनेगा आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनेगा, जिसमें R और X के बीच में Mg आ जाएगा। तो चलिए इस रिएक्शन को मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 32 है। इसको देखा जाए इस तरीके से तो Br है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई जा रही है, ड्राई ईथर कराई जा रही है। अच्छा आपको बताया भी क्या होगा आपको कि ये ड्राई सिचुएशन में ही कराई जाती है, क्योंकि मॉइस्ट जरा भी रहेगा तो इसका जो R होता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे। तो ये इस पे आ जाता है माइनस, इस पे आ जाता है प्लस। कहीं पे भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन इसको दिखाई देता है तो ये तुरंत अटैक कर देता है। ये H2O आपका क्या एसिडिक है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, एक ऐसा हाइड्रोजन जो फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, तो ये R तुरंत इस पर अटैक करेगा। तो इस पर क्या लग जाएगा, ये बेंजीन नहीं भाई, इस पर H लग जाएगा और H तो इसी में छिप जाएगा, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, MgOH-Br, MgOH-Br। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलूँगा। ये तो यही है ना, साइक्लोहेक्सेन तो है, H तो इसी में छिप गया, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 33, तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन sp2x। sp2x कौन रखते हैं, तो अलाइल तो नहीं रखते हैं, अलाइल तो sp3 रखते हैं, अल्काइल भी नहीं रखते, बेंजाइल भी नहीं रखते, विनाइल रखते हैं। विनाइल का मतलब होता है डायरेक्ट और डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन को देखा जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन ए प्लस ब्यूटेन 2 वाले, फिर माइनस ब्यूटेन 2 वाला, फिर ऑप्शन सी देखेंगे ना तो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, सी में होना चाहिए प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल। तो ध्यान रखिएगा जो सी लिखा गया है वो इनकरेक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे यहाँ उसको करेक्ट करें, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए। अब बाकी तो आपको प्लस दिखाई दे रहा है नीचे, तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। प्लस और माइनस जनरली उन कंपाउंड के पीछे लगाते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि प्लस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और माइनस रिप्रेजेंट करता है लीवो रोटेटरी को। ठीक है, तो प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो है, माइनस का मतलब लीवो। अब डेक्स्ट्रो हो चाहे लीवो हो, वो है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लस माइनस लग जाने का मतलब है कि इसमें डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है। कहीं प्लस माइनस दोनों लग जाए ना, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो सिंगल लीवो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो प्लस मतलब डेक्स्ट्रो का, माइनस मतलब लीवो का। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो प्रेजेंट हो, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मगर वो मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन सी में प्लस माइनस दोनों रहेगा, जिसकी वजह से वो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। और जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का ऑर्डर देखना है तो सबसे ज़्यादा हैवी मॉलिकुलर वेट देखिए। अब आपका आर सब में सेम है, तो आयोडीन के केस में मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड होगा इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 36 की रिएक्शन आपको कराना है। बी बनता है, सी बनता है, डी बनता है, करें डी क्या होगा। चलिए ये इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई विशेष डाउट दिखाई दिया हो या लगा हो कि मैंने कोई गलत आंसर दिया हो, आपको ऐसा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि CH3 CH2 देन फिर CH2 देन Cl, ये हो गया 36। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक के वजह से। अच्छा, एल्कोहलिक के वजह से करेंगे तो क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगा। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, अल्फा से जाएगा Cl और बीटा से जाएगा H, और इस तरीके से HCl यहाँ बाहर हो जाएगा और फॉर्म बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या है, ये है आपका B, है ना, ये B है। ठीक है, फिर इस B की रिएक्शन किससे करानी है, HBr से करानी है। चलो जी करा दिया HBr से, क्योंकि सिर्फ HBr है इसलिए मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा और सेंटर बीच वाले कार्बन पर जाएगा Br। फिर इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है और Na विथ ईथर से। अच्छा, Na विथ ईथर लिखा हो, इसका मतलब उर्ज रिएक्शन करानी। उर्ज रिएक्शन कराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए Br हटा के, Br हटाइए और इसको क्या करिए, कॉपी पेस्ट करिए, कर दिया। बाकी जहाँ पे Br लगा था उसी को कनेक्ट कर दीजिए आप, उसमें इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो मैंने इतना लंबा चौड़ा अप्रोच लिया क्योंकि ये आंसर मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है MCQ है, तो इसको मैं डायरेक्ट बिना ऐसे लिखे कैसे अप्रोच करता है इसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, जैसे मैं अल्कोहलिक क्यों करा था, मुझे पता चलता है एल्किन बनेगा, और HBr विदाउट पेरोक्साइड लिया तो मुझे ये भी पता होता है कि Br टर्मिनल पे तो नहीं जाएगा, और टर्मिनल पे नहीं जाएगा तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें ब्रांचिंग होगी। विदाउट ब्रांचिंग तो नहीं हो सकती, कोई टर्मिनल पे होता तो टर्मिनल से टर्मिनल जोड़ते, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अब क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट में 3 कार्बन दिखाई दे रहा है तो उर्ज रिएक्शन में डबल होता है तो 3 से 6 कार्बन हो जाएगा। अब 6 कार्बन हो जाएगा तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें टोटल 6 कार्बन हो मगर ब्रांचिंग हो, विदाउट ब्रांचिंग ना हो। तो पहला कह रहा है प्रोपेनोन हो ही नहीं सकता क्योंकि एल्केन बनता है। हेक्सेन 6 कार्बन तो है मगर हेक्सेन का मतलब सीधी चेन है, हो ही नहीं सकता। सी कह रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 2,3 पे डाइमिथाइल लगाया, 2 CH3 लगाया, 4 तो 6 कार्बन हो गए, ब्रांचिंग भी लग रही है इसमें, तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी अलाइलिक ब्रोमाइड तो हो नहीं सकता, ब्रोमीन बनता नहीं, एल्केन बनता है, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br। C2H5Br के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है इट रिएक्ट्स विथ मेटेलिक Na टू गिव इथेन। गलत बात है, 2 कार्बन ऑलरेडी है, अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा तो ये ऊर्ज रिएक्शन देगा और उसमें डबल हो जाता है कार्बन, तो 4 कार्बन दैट इज ब्यूटेन बनना चाहिए था।
नेक्स्ट कह रहा है इट गिव्स अ नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO2। सही बात है, नाइट्रो इथेन देता है। कैसे देता है अभी दिखा देंगे, बाकी देख लीजिए। सी कह रहा है कि इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विथ एल्कोहलिक पोटाश। देखो एल्कोहलिक पोटाश, पोटाश मतलब KOH होता है, एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन देगा, और एलिमिनेशन देगा तो एल्कोहल तो बनेगा नहीं, एल्किन बनेगा, ठीक है। और डी कह रहा है इट फॉर्म्स डाई इथाइल थायो ईथर ऑन हीटिंग विथ KSH, ठीक है। तो ईथर का फॉर्मेशन तो यहाँ पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि ईथर जनरली अल्काइल हैलाइड बनाते नहीं है, और बनाते भी हैं तो अल्कोक्साइड के साथ बनाते हैं। या एक कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हो कि ईथर बनाने के लिए आपके पास ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ना रिएक्टेंट के पास ना रिएजेंट के पास है। तो कॉमन सेंस भी कहता है कि एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे तो बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं करके दिखा देता हूँ बी क्यों करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं हम लोग, और रिएक्शन कर रहे हैं C2H5Br की। अब जो AgNO2 होता है उसमें NO2 आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है। अब NO2 की अगर मैं बात करूँ एम्बिडेंट लिगेंड है, तो ये अगर AgNO2 आता है तो ध्यान रखना ये बॉन्ड बनाएगा, और अगर KNO2 आएगा तो O बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में ONO लगेगा, इस केस में NO2 लगेगा। नाइट्रो तब बोलते हैं जब NO2 लगता है, ठीक है। नाइट्रो तब बोलते हैं जब क्या लगता है, NO2 लगता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर फाइनल प्रोडक्ट में बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा C2H5NO2। जब ONO लगाते हैं तो नाइट्राइटो बोलते हैं उसको। ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड विच विल अंडरगो SN1 मोस्ट रीडली। तो इसमें देखा जाए तो R सेम है, सभी का R सेम है सब, बस आपको लिविंग ग्रुप देखना है। तो बिकॉज ये आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन होगा ना डाइक्लोरो वाला केस, 1,4 पैरा वाला ज़्यादा होता है। क्यों होता है, अभी भी बताया था क्यों होता है, क्योंकि जो पैरा वाला होता है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से अपने क्रिस्टल लैटिस में परफेक्टली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन। रेसमाइजेशन SN1 में होता है। 41 कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कोहल। अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। मतलब हैलाइड यानी हेलोजन हट रहा है और OH आ रहा है। जो जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो आ रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। पहली बात एक जा रहा है उसका जगह एक आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा। और किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या न्यूक्लियोफिलिक बताना नहीं है इसमें बस बताना है क्या है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन है। एडिशन कब होता है, जब सिर्फ आता कोई जाता नहीं, ठीक है। और डिहाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन तब होता है जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, सवाल ही नहीं है। और डीहाइड्रो हेलोजनेशन तब होता है जब हाइड्रोजन और हेलोजन निकलता है। तो एक चीज़ समझो कि डी का मतलब होता है सिर्फ निकलना। अगर आप एलिमिनेशन लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो डी का मतलब होता है सिर्फ निकलना। और AD का यानी एडिशन का मतलब होता है सिर्फ आना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आना भी और जाना भी। तो इसमें आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी कहता है कि सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बात गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, क्योंकि जनरली हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि क्लोरोबेंजीन रजिस्ट तो करता है, मगर ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि वो किसको रजिस्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 42। देखो जो क्लोरोबेंजीन होता है, बेंजीन जो होता है, अब बेसिकली भले ही क्लोरोबेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, बेंजीन भी यही काम करता है। जो क्लोरोबेंजीन होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन देता है, ये कौन सी रिएक्शन नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रजिस्ट करने की बात आई तो किसको रजिस्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या होते हैं इसके, अगर ये फैक्ट में अगर ये लिख दे तो इसको ट्रू मान लेंगे, फिर रीजन इसका सही ढूंढना पड़ेगा। तो रीजन आपको 4 बताए गए हैं। कितने सर, 4। पहला रीजन आप समझिए, पहला रीजन होता है बेंजीन के कार्बन का sp2 होना। sp2 होने की वजह से जो बेंजीन का कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्बन, sp3 वाला कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पोलैरिटी उतनी अच्छी नहीं डेवलप हो पाती है कि Cl यहाँ से क्या हो पाए, रिमूव हो पाए।
नेक्स्ट दूसरा रीजन होता है, अच्छा सबका मेन लास्ट में यही बताएंगे कि Cl का रिमूव होना यहाँ से मुश्किल हो रहा है, हर एक कारण उसी को बताएगा। नेक्स्ट होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कौन सा, CCl बॉन्ड का है ना, ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रीच होता है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रीच होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रीच दूसरे इलेक्ट्रॉन रीच को अपने आसपास नहीं आने देगा। बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रीच है और इलेक्ट्रॉन का भूखा है ये, तो वो लेगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हो जाता है अनस्टेबल फिनाइल कटायन या फिनाइल कार्बोकटायन। जो फिनाइल बेंजीन रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तो इसकी एरोमेटिसिटी खराब हो जाती है, और एरोमेटिसिटी खराब होने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड से क्या बन गए, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल बन गए, तो इसलिए फिनाइल कार्बोकटायन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर असर्शन में वो इसको रेजिस्टेंट करता हुआ बोलता तो मैं सही बोलता, तो रीजन में मैं इन चार में से कोई फैक्ट में ढूंढता या इन चार जैसा कोई फैक्ट ढूंढता, ठीक है। खैर इसका असर्शन ही क्योंकि फॉल्स हो गया तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स। बस R/2 बस तसल्ली के लिए मैं पढ़ देता हूँ आज रीजन। कह रहे CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सही बात है, हमने यहाँ बोला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेस रिएक्टिव है किसकी तरफ, NSR की तरफ, सही बात है, इसको रेजिस्टेंट करता है, नहीं देता है, तो मतलब ये बात तो सही है, 43 का असर्शन तो करेक्ट है। रीजन कह रहा है नाइट्रो ग्रुप अगर लग जाए क्लोरोबेंजीन से तो ये रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, ये बात भी सही है। देखो अगर इसमें हम नाइट्रो लगा देते हैं तो एक काम तो कर देते हैं, नाइट्रो EWG होता है तो इलेक्ट्रॉन खींच देता है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच देता है, मतलब बेंजीन की क्या कम हो जाती है सर, इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम हो जाती है। तो आप जरा ऐसे समझो, कोई एक रीजन पे तो असर डाला, एक रीजन तो घटाया उसने, क्योंकि ना देने के इतने सारे रीजन है, किसी एक रीजन पे तो इसने काम किया, तो कहीं ना कहीं ये आएगा तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि जो विरोध करने वाले फैक्टर्स है उसमें से कुछ फैक्टर्स को खत्म कर रहा है, उड़ा रहा है, तो रिएक्टिविटी बढ़ाता है। मगर बात ये समझे, असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है कि रिएक्शन नहीं देता है, और रीजन बता रहा है कि इसके आने से रिएक्शन दे देता है, तेज दे देता है या रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब दोनों करेक्ट तो है, मगर रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रीजन में स्टेटमेंट लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए कि क्यों नहीं देता है, ये नहीं लिखना चाहिए कि कब दे देता है। उसने बोला कि ये रिएक्शन नहीं देता है, तो रीजन ये बताना चाहिए कि क्यों नहीं देता है, ये नहीं बताना चाहिए कि कब देता है, ठीक है। तो रीजन अगर इन चार में से कुछ होता या इन चार के जैसा कुछ होता तो मैं करेक्ट मानता। इन चार में NO2 का तो जिक्र किया ही नहीं मैंने, या EWG EDG का काम जिक्र तो मैंने किया ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे तो कह रहा है अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है, मगर इनसॉल्युबल भी चलो मान लेते हैं, सही बात है। आगे कह रहा है अल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये बात भी सही है कि अल्काइल हैलाइड में sp3 से अटैच होते हैं कार्बन, मगर ये ऊपर वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं है कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो वाटर के अंदर इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के बाद उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो हम हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि जो पुराने बॉन्ड टूटने के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो कम होनी चाहिए, किससे, जो नए बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो रीज़न ये होता है कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उतने अच्छे बॉन्ड नहीं बना पाते हैं जितना अच्छा बॉन्ड वाटर पहले अपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही बना के रखा था। ये रीज़न होता है। तो इसका भी नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, वही सेम बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखा जाए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द आइसोमरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आइसोमरिक डाइक्लोरोबेंजीन है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 45। तो इसमें दो ऑर्डर बताना है, एक तो आपको BP का ऑर्डर बताना है और एक ऑर्डर बताना है MP का, ठीक है। तो अगर BP का ऑर्डर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो सिंपल ऑर्डर होता है, ऑर्थो इज लेस देन मेटा इज लेस देन पैरा। अगर आप पूछोगे रीजन क्यों,
तो रीजन देखो, बीपी का रीजन बहुत बेसिक होता है। क्यों? अगर आप एक सीएल यहाँ पे लगाते दूसरा सीएल ऑर्थो पे लगा रहे हैं तो ब्रांचिंग नज़दीक पड़ जा रही है। मीटा पे लगाएंगे थोड़ा दूर और पैरा पे लगाएंगे और दूर। तो अगर पूछेंगे सबसे बड़ा साइज किसका होगा तो जनरली पैरा का होगा, उसके बाद मीटा का, देन ऑर्थो का। अब होता है बीपी में ऑर्डर सेम चलता है, और साइज़ बड़ा तो बीपी बड़ी और साइज़ छोटा तो बीपी छोटी। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी बीपी हो जाती है या सबसे ज़्यादा बीपी हो जाती है मीटा की, देन पैरा की, देन मीटा की, देन ऑर्थो की। वही आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें होता है पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो इज ग्रेटर देन मीटा। इसका रीजन बताएं कि पैरा का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने की वजह से वो क्रिस्टल में क्या होता है, इजीली फिट होता है। उसके बाद सिमेट्री में सेकंड नंबर पे ऑर्थो आता है, लास्ट नंबर पे कौन आता है, मीटा। अब ध्यान ये देना आपको कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो इस बात से डिसाइड होता है कि जो एक सिंगल यूनिट है वो अपने क्रिस्टल में कितने परफेक्टली फिट होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वही इस आधार पर डिसाइड होता है कि मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का अगर बी देखें तो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर स्लोली and required more drastic condition as compared to those in benzene। और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो ओवरऑल जो क्वेश्चन का सार आपको समझ आएगा। वो ये समझ आएगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो बेंजीन के कंपेरेटिवली उतनी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है यही आपको समझाना है। इसी में आगे क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछता है कि जो क्लोरीन होता है वो जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्यों होता है? तो इस पे जाएंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, ये 45 का बी में कर रहा हूँ 45। तो चलिए कंपैरिजन हमें करना है, दो की कंपैरिजन करना है, एक तो बेंजीन और दूसरी किसकी करनी है, क्लोरोबेंजीन की। अब दोनों में कंपैरिजन करिए, ध्यान से समझिएगा। क्या कॉमन है? बेंजीन कॉमन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। इसमें फ़र्क क्या है सर? इसमें फ़र्क है कि क्लोरीन आ गया। अब देखो क्लोरीन के पास दो चीज़ें, एक तो क्लोरीन के पास है लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से ये बन जाता है EDG, और इस EDG नेचर की वजह से ये बन जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बन जाता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बात आपको समझना है कि जो भी EDG या जो भी लोन पेयर के साथ अटैच होगा बेंजीन पे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर ये कि जो क्लोरीन है या जो हेलोजन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पता होगा कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के लालची, और अगर इलेक्ट्रॉन के लालची हैं तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की प्रॉपर्टी रखेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, EWG। और अगर ये EWG बन जाएंगे तो इस तरीके से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को घटा सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये EDG भी EWG भी। देखो EDG बन सकता है किसकी वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो EDG बन सकता है, मगर क्या बनेगा ये तो इसकी पर्सनल चॉइस है। अब क्योंकि जो हेलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा हेलोजन का EWG कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, हेलोजन की EDG कैरेक्टर के ऊपर। इसका मतलब मैं ओवरऑल पूछूंगा आपसे कि हेलोजन का नेचर क्या है तो आप EWG ही बताएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हेलोजन इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करते हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल जो इफेक्ट निकल के आएगा वो क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो ओवरऑल अगर ये EWG है तो ये क्या करेगा सर, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिचनेस को क्या कर देगा, घटा देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ बेंजीन को घटा देगा तो कहीं ना कहीं बेंजीन को इसने डीएक्टिवेट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा इस कैरेक्टर की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मैं इसमें इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएंगे तो इनके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर की वजह से जब इसका कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। कैसे ज़्यादा दिखाई देती है अगर वो भी समझना है, थोड़ा टाइम दीजिए और उसको भी समझ लीजिए कि क्लोरीन है, लोन पेयर है,
लोन पेयर यहाँ रिंग में उतरता है। अच्छा, इसके लिए मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। तो लोन पेयर इधर रिंग में उतरता है, ये इधर की तरफ छोड़ता है। देखो आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया। बाकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता हो, ये आर्थो इसके बाद कहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा, इसके बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आर्थो और पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो भले ही ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं मगर फिर भी इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने वाला है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि देखो मैं करने तो नहीं दूंगा, फिर भी करना चाहोगे तो कहाँ कर सकते हो, आर्थो पे या फिर पैरा पे। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये वो इंसान है जो काम करने तो नहीं देंगे मगर काम करने वाले को डायरेक्शन जरूर देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, करेंगे नहीं, हेल्प नहीं करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, मोरल डाउन करेंगे। ठीक है, बस वैसे समझ लीजिए कि हैलोजन दो काम करते हैं। एक तो डीएक्टिवेट करते हैं, किसको, बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएक्टिवेट बेंजीन को करते हैं, मगर बेंजीन के ऊपर जो अटैक करने आता है उसको डायरेक्शन देते हैं कि देखो यहाँ डायरेक्शन, यहाँ पे आप अटैक कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। ठीक है, तो हैलोजन के अंदर दो नेचर हैं। एक तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैविंग लोन पेयर। ठीक है, इसकी वजह से जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो आर्थो एंड पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा दिखाई देगी, जिससे इलेक्ट्रोफाइल को एक डायरेक्शन मिलेगी कि देखो वहीं पे अटैक करना है। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन की रिचनेस दिखाई देगी वहाँ पे वो अटैक करेगा। मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन की रिचनेस को घटाकर उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से डीएक्टिवेट कर देते हैं। बस यही कारण है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली दे सकता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में को कैसे लिखूंगा सर, तो इस क्वेश्चन में आंसर में मैं नीचे वाले पॉइंट पे फोकस करूंगा कि जो हैलोजन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर की वजह से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन की रिचनेस को डिक्रीज करके उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए ड्रास्टिक सिचुएशन की जरूरत पड़ती है, जबकि बेंजीन के साथ ऐसा नहीं होता है, वो ईजिली रिएक्शन को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 46 पे चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आइसोमर of C5H10 give a single monochloro compound that is C5H9Cl in a bright sunlight। अब ब्राइट सनलाइट में कराना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्लोरीनेशन होगा। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो C5H10 है उसको अगर आप जनरल फॉर्मुलाइज करेंगे, 46 में कर रहा हूँ ना, 46 का ए कर रहा हूँ, तो C5H10 को आप देखेंगे तो जनरली हाइड्रोजन कार्बन से डबल है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक तो एल्कीन दिख रही है और दूसरा क्या दिख रहा है, साइक्लो एल्केन दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि मुझे क्लोरीनेशन कराना है तो आपको एल्केन की तरफ जाना पड़ेगा, तो साइक्लो एल्केन की तरफ चलेंगे। तो C5H10 का मतलब 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। अब इसी में देखेंगे सारे कार्बन आपको कैसे दिखाई देंगे, आइडेंटिकल दिखाई देंगे, और क्योंकि सारे कार्बन आइडेंटिकल दिखाई देंगे इसलिए यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, चाहे यहाँ पे लगेगा चाहे यहाँ पे कहीं पे भी लगे, एक ही सिंगल लगेगा। तो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड या सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड आपको कौन देगा, तो साइक्लोपेंटेन देगा। ठीक है, तो कौन सा आइसोमर है इसका, तो साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन वो आइसोमर है जो आपको सिंगल देगा। ठीक है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देगा। नेक्स्ट बी कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और SN2 रिएक्शन के लिए लिखना है। ठीक है, तो ये हम करने जा रहे हैं 46 का बी। आइए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, 46 का बी क्या है मेरे पास, एक तो है 2 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 2 पे क्या लगाना है, ब्रोमो। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, 1 ब्रोमोपेंटेन, और नेक्स्ट कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो मैं डिग्री चेक करूँ तो ये आपका हो जा रहा है 1 डिग्री, ये आपका हो जा रहा है 2 डिग्री, और ये आपका हो जा रहा है 3 डिग्री। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो अगर मैं इसको 3 मान लूँ तो इसको, अगर मैं इसको C मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको A मान लूँ, वैसे तो आपको ऑर्डर में ये कंपाउंड ही लिखना होगा, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा C इज लेस देन A इज लेस देन B। सबसे आपका ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, B होगा SN2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं C देखूँ तो कह रहा है वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
बिकॉज क्रिस्टल में परफेक्टली फिट हो जाता है, ठीक है। और डी कह रहा है, डी, अच्छा डी में मैं ऐसे ही बता दूंगा कि अगर मैं ए को देखूँ तो वो एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनेगा जिसमें आपका साइक्लोब्यूटेन होगा, बीच में Mg होगा, देन Br होगा, और क्योंकि वाटर आ गया तो फिर से वो हाइड्रोजन को लेके ऐड कर लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका साइक्लोब्यूटेन ही बनेगा, मतलब वो रेक्टेंगल बन जाएगा बस, ठीक है। 47 कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना, उसमें रेक्टेंगल बनेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे होते हैं, किसका करा रहे होते हैं, तो हेलो एरिन्स का करा रहे होते हैं, तो पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो की पॉइंट में बता रहा हूँ ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पैरा प्रोडक्ट मेजर इसलिए बनता है बिकॉज पैरा वाला जो कार्बन होता है वो स्टीरियोकली लेस हिंडर्ड होता है ना, तो बिकॉज देर इज अ लेस, या कह सकते हैं देर इज लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस इन केस ऑफ पैरा कार्बन, हैंस द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अकर्स एट द पैरा लोकेशन, ठीक है। ध्यान से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस एट द पोजिशन ऑफ पैरा कार्बन द मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट द पैरा कार्बन या एट द पैरा लोकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सर, इसका भी की पॉइंट मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। SN1 रिएक्शन के दौरान रेसमिक मिक्सर क्यों बनता है, तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायंस विच प्रोवाइड्स बोथ साइड अटैक, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, या ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है इसलिए वहाँ पर दोनों टाइप से, दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं ना। तो थोड़ा और अगर प्रिसाइज में बोलूँ तो ये बोलेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन विच इनेबल्स द अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फर्स्ट वन इज फ्रॉम फ्रंट साइड एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम बोथ बैक साइड। तो फ्रंट साइड से अगर इन्वर्जन हो रहा है तो बैक साइड से क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। इस तरीके से 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन बनेगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, रेसमिक मिक्सर बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द सुटेबल एल्कोहल एंड रिएजेंट विच फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl पेंटेन कैन बी प्रिपेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए है, आइए देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि आपको एक तो सुटेबल एल्कोहल बताना है, ठीक है, और दूसरा एक सुटेबल रिएजेंट भी बताना है जिससे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाए। तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और प्रोडक्ट आपको बनाना है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। तो प्रोपेन लिख लीजिए, पहले 2 पे लगाना है क्लोरो और 2 पे ही लगाना है मिथाइल। अब ये बनाने के लिए एक सूटेबल एल्कोहल चाहिए। अब जनरली एल्कोहल से जितना भी अल्काइल हैलाइड बनाए होंगे उसमें OH रिप्लेस हो जाता है Cl से, तो एल्कोहल तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये रहा होगा। अब यहाँ पे रिएजेंट लिखना है, एल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है। बेस्ट रिएजेंट क्या हो सकता था, SOCl2, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल और ये हो गया हमारा रिएजेंट, ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तो 48 था और 48 का ए था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 48 का बी देखूँ तो कह रहा है आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन इज हायर डाइपोल मोमेंट। क्लोरोमीथेन और फ्लोरोमीथेन है ना, क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन, बी। क्लोरोमीथेन मतलब ये है और फ्लोरोमीथेन मतलब ये है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो फ्लोरीन में ज़्यादा होगा और क्लोरीन में कम होगा। इस तरीके से यहाँ डेल नेगेटिव क्या आएगा, कम आएगा, डेल पॉजिटिव भी कम आएगा। यहाँ का डेल नेगेटिव ज़्यादा आएगा और डेल पॉजिटिव ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट अगर देखा तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है, अगर इसमें डिस्टेंस की बात करूँ तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, जबकि ये बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, छोटी होगी। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर मैं चार्ज को देखूं तो ये वाला ज़्यादा है और डिस्टेंस को देखो तो ये वाला ज़्यादा। तो ध्यान ये रखना है कि क्लोरीन एंड फ्लोरीन बाकी सब में चार्ज ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ F एंड Cl डिस्टेंस इज प्रीडोमिनेंट। डिस्टेंस क्या होता है,
प्रीडोमिनेंट होता है, डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, मतलब चार्ज के बेसिस पे नहीं देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई केस होगा तो हम चार्ज ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन डिस्टेंस इज प्रीडोमिनेंट, हैंस इससे क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर है इसलिए मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलूंगा, और डिस्टेंस किसको जिता रहा है, ऊपर वाले को जिता रहा है, तो हैंस कह रहे हैं CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट है वो CH3F से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये NCERT का फैक्ट है, टेबल में है, देख लीजिएगा उसको। खैर देखना क्या बता दिया यहाँ पे। तो ध्यान रखना है क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, आपका डिस्टेंस है, बाकी आपको चार्ज से देखना रहता है। और नेक्स्ट कह रहा है राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है, तो आइए लिख देते हैं। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या बनाता हूँ, कार्बोकेटाइन बनाता हूँ। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करा देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो CH3 का थ्राइस है, C है, और देन Br है, और यहाँ पर रिएक्शन किससे कराना है, तो एक्वस NaOH से कराना है। प्रोडक्ट आप देख रहे हैं क्या बनना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्टेप फर्स्ट है ना, प्रोडक्ट वहाँ पे लिख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन में वैसे लिखा है। स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, कार्बोकेटाइन बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा, CH3 का थ्राइस C, Br, ये ब्रेक हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, वो क्या बना लेगा, CH3 का थ्राइस C पे क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा Br माइनस, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन बना है, प्लेनर कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर अटैक हो जाएगा किसका, OH माइनस का, और ये बना लेगा CH3 का थ्राइस C एंड OH। इस तरीके से स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड हो गया। अगर नाम लिखना हो तो स्टेप फर्स्ट का नाम हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप सेकंड का नाम हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए तो 50 में एक फैक्ट लिखा है बड़ा सा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी नीचे जो क्वेश्चन पूछा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्या पूछा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, सेम केस डिस्कस किया जा चुका है, क्रिस्टल में परफेक्टली फिट हो जाने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाई एक्वस NaOH। कह रहा है एक्वस NaOH के साथ इजिली हाइड्रोलाइज, इजिली रिएक्शन कौन कर लेगा, तो आपको पता है बेंजाइल क्लोराइड कर लेगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन, क्यों ऐसे लिखूंगा कि बिकॉज द हाइड्रोलाइसिस बाई एक्वस NaOH फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या ऐसे लिखिएगा, बिकॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बाई NaOH is a nucleophilic substitution reaction, hence out of chlorobenzene and benzyl alcohol will gets easily hydrolyzed because हमको पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। कितने रीजन, 4 रीजन, चारों डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे बढ़ जाएगा बड़े ही आराम से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर, ठीक है। पोलर तो होते हैं मगर वाटर में फिर भी क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ पोलर होना पर्याप्त है वाटर में घुलने के लिए? नहीं, कितना पोलर होना पड़ेगा, वाटर के जितना पोलर होना पड़ेगा। तो अगर आंसर टू द पॉइंट देना होता तो बड़ा ही आसान आंसर दे सकते थे कि सर पोलर तो है मगर उतने पोलर नहीं है जितना पोलर कौन है, वाटर है। अगर वाटर के साथ घुलना मिलना है तो वाटर के लेवल का स्टेटस होना चाहिए भाई। वाटर के साथ घुलना है तो वाटर के लेवल का क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। वाटर पोलर है, हम कहोगे सर हम भी पोलर हैं, तो वाटर कहेगा कितना पोलर हो, कहें सर थोड़े बहुत, करें नहीं लेंगे साथ में। क्यों, हमारे जितना पोलर होगे तब घुलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं लेंगे साथ में। तो वही बात है, स्टेटस के जीवन में भी वही है, स्टेटस मैच करता है तो मिल जाएंगे, नहीं मैच करता नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ पोलर होना इनफ, नॉन पोलर हो तो दूर से ही मना कर देगा, पोलर होगा तो पूछ के मना करेगा मगर मना कर देगा, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के लिए सिर्फ पोलर होना काफ़ी नहीं है, वाटर जितना पोलर होना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं इसको जरा समझ ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे ना, कीवर्ड में बता रहा हूं क्या लिखूंगा, जो RX होते हैं वो पोलर तो है, तो आपको पता है कि ये सल्यूट होगा अगर घुलेगा तो, और H2O क्या है, ये भी पोलर है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है।
तो होता क्या है कि जब RX वाटर के मॉलिक्यूल के साथ घुलेगा तो नया बॉन्ड बनाएगा। वो बॉन्ड क्या होगा? वो बॉन्ड ये होगा कि RX और H2O के बीच में बनेगा। उस बॉन्ड क्योंकि बना है बॉन्ड तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कीवर्ड, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड कब? ड्यूरिंग द, किसके दौरान? तो एनर्जी रिलीज हमेशा फॉर्मेशन के दौरान होती है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड, है ना, एटॉमिक बॉन्ड मत लिखिएगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड किसके किसके बीच? नया बॉन्ड बन रहा है ना, बन रहा है तो किसके किसके बीच बन रहा होगा? RX एंड H2O के बीच में। इज नॉट एज इनफ एज द रिक्वायर्ड, उतनी नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है। क्या करने के लिए रिक्वायर्ड है? टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर। क्यों? समझो जरा, कहानी को समझो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर में जाएगा तो जैसे एक नया बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, उससे एनर्जी रिलीज होगी। उस रिलीज एनर्जी से वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस एनर्जी से वाटर के पुराने बॉन्ड क्या हो जाए? टूट जाए, क्योंकि जब टूटेंगे पुराने तभी तो फिर नए बनेंगे। अगर ये जो नया बॉन्ड बन रहा है उससे उतनी एनर्जी निकल ही नहीं पा रही है कि बाकी पुराने बॉन्ड को तोड़ पाए, तो ये अच्छे से कहाँ घुल पाएगा? घुलेगा भी तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यही होता है, या इसी को एक समझाने का एक और तरीका होता है कि पुराने बॉन्ड टूटने के दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नए बॉन्ड बनने के दौरान उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। इसका मतलब आपने कुछ तोड़ा है तो बदले में कम से कम उस लेवल का तो बनाओ। उस लेवल का बनाओगे तो ठीक है, उससे ख़राब बनाओगे तो गलत बात है, नहीं तोड़ने देगा कोई। उससे अच्छा बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, तोड़ रहे तो उससे बेहतर बनाओ, ठीक है। तो यही बात है। आसान भाषा में कहें तो पोलर कितना होना चाहिए? वाटर जितना होना चाहिए, ठीक है। वाटर से ज़्यादा होगा चलेगा, वाटर से कम होगा नहीं चलेगा। वाटर से जितना कम पोलर रहेंगे उतना कम रिजॉल्व होंगे, ठीक है। नॉन पोलर है तो एकदम नहीं चलेगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे और बिना गीला हुए बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सेल क्लोराइड। कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सिंपल फैक्ट है, लॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 53। तो 53 में देखिए, बहुत सिंपल बात है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये आपका साइक्लोहेक्सेल क्लोराइड है। एक तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दूसरे इसकी sp3 है। और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जिसमें s कैरेक्टर कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। मतलब ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ये वाला कार्बन। मतलब साइक्लोहेक्सेन का जो कार्बन है वो क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? तो बेंजीन वाले कार्बन से, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए किससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेना आसान रहेगा? सर जो कमज़ोर होगा, मतलब यहाँ से ज़्यादा शिफ्टिंग होगी और यहाँ से कम शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे चार्ज कम आएगा। शिफ्टिंग जितनी होगी वैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा आएगा। अच्छा, डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेंथ छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो डाइपोल मोमेंट, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, ये किसकी बात किया था मैंने? ये चार्ज के रेफरेंस में बात किया था। अगर मैं डिस्टेंस के रेफरेंस में बात करूँ तो डिस्टेंस भी किसका ज़्यादा है? साइक्लोहेक्सेन का ज़्यादा है ना। चार्ज मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, चार्ज भी गलत लिख दिया। चार्ज इधर ज़्यादा है ना, चार्ज इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में डिस्टेंस भी ज़्यादा है बेंजीन से। अब ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज भी कह रहा है कि इसका ज़्यादा, डिस्टेंस भी कह रहा है कि इसका ज़्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं? बिकॉज दो रीज़न दे सकते हैं। पहला रीज़न कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का अलग होना, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन, जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, कि दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट होने की वजह से दोनों की पोलैरिटी अलग अलग हो जाती है। किसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है? साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड की। किसकी कम हो जाती है? क्लोरोबेंजीन की कम हो जाती है। नेक्स्ट,
पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाती है, और दोनों ही बातें बता रही हैं कि इसका डेवलपमेंट कम होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन है जो SN1 इजीली दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 रॉन्ग है, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि दोनों ही सेम दे दिया तो क्या ही कंपैरिजन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर C4H9Br विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, C4H9Br का लिखना है। ठीक है, C4H9Br का लिखना है, C4H9Br का लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 55 है। तो एक तो मैं मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ C4H9Br। मैं चाहूँ तो इसको सारे आइसोमर बना सकता हूँ, मगर क्योंकि मुझे SN1 रिएक्शन के लिए हाईली रिएक्टिव बनाना, तो मेरे दिमाग में 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 3 डिग्री बनाते हैं, या चलो मैं सारे बना देता हूँ ना, सारे बना दें। 4 कार्बन है, तो पहले चारों कार्बन को कहाँ ले लें, मेन चेन में ले लें, 1 2 3 4। तो यहाँ से कितने बन जाएंगे सर, यहाँ से 2 बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, तो चलो मैं 2 बार कॉपी कर लिया इसको, एक यहाँ पे Br लगा दिया और एक यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, और एक बार मेन चेन में कितने कार्बन ले सर, 3 ले लीजिए, 3। चौथा कार्बन कहाँ लगाना पड़ेगा, यहीं पे लगाना पड़ेगा चौथा कार्बन। ब्रोमीन कहाँ लगा सकते सर, ब्रोमीन 2 जगह लगा सकते, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ। तो एक तो ये लब बना देता हूँ, मतलब ऐसे नहीं, एक तो ये बना देता हूँ और एक में ये बना देता हूँ। यही 4 आइसोमर है। इन चारों में देखा जाए तो मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 कौन है, ये 3 डिग्री डायरेक्ट भी बना सकते थे। 3 डिग्री कार्बन एक बनाइए, 3 डिग्री कार्बन कैसे बनेगा, एक कार्बन से 3 कार्बन और जोड़िए, वैसे भी 3 कार्बन जोड़ेंगे तो ये 4 कार्बन तो हो ही गए टोटल। इससे लगाइए Br, बाकी डंडे पूरे करिए, देखेंगे मिल जाएंगे आपको, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे 3 कार्बन की जगह, C4H9 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 56, ये रीजन बताना आपको। ये कह रहा है कि CCl बॉन्ड लेंथ जो होती है क्लोरोबेंजीन की वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू CH3Cl बिकॉज ऑफ पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 56 का B देखिए, बस बहुत पेशेंस रखा आपने, लगभग हम लोग खत्म करने वाले हैं। 50B कह रहा है कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो रेसमाइजेशन से होती है इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड। देखो अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया ऑप्टिकली एक्टिव, उससे घबराने की बात नहीं है। ध्यान रखना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में जितनी भी चर्चा होती है वो सारी चर्चा तभी वैलिड मानी जाती है जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि रिटेंशन हो रहा है, कि इन्वर्जन हो रहा है, कि रेसमाइजेशन हो रहा है। अब अगर आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाइजेस्ट हो रही है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। आइए समझ लेते हैं क्यों। चलिए बड़े आराम से मैं समझा दूंगा आपको, बहुत ही आराम से आप समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि आप होशियार हैं। चलिए देखते हैं इसको। सपोज मैंने एक कार्बन लिया, ठीक है, इस कार्बन से एक हैलोजन लगा दिया, ठीक है, इसने 3 बॉन्ड बना रखे थे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, तीनों को पहले डिफरेंट करके दिखाता हूँ। क्या सर इस समय ये कायरल है? आप क्या कहोगे सर कायरल है, ठीक है। कायरल है तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलो मैं इसको एक नाम भी दे देता हूँ, ये डी है ना, डी है। डी मतलब डेक्स्ट्रो है, ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रो है। अब इसकी रिएक्शन मैंने एक न्यूक्लियोफाइल से कराई। किससे कराई? न्यूक्लियोफाइल से कराई, न्यूक्लियोफाइल से कराई, ठीक है। हाँ ठीक है करा दी। तो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा सर? एक्स हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा सर प्रोडक्ट बनेगा ना, 3 तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे? ये बन सकता है, आप ABC मान लीजिएगा इधर, ठीक है सर, मान लीजिए ये बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, ठीक है, और ये भी बन सकता है प्लस। सर आप कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, मगर फॉर्मूला थोड़ी नहीं दिखता है हमें। जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनता है, उसमें फॉर्मूला थोड़ी दिखता है कि ये है, ये आप देखा जाए तो सारे सेम ही तो हैं, सेम ही तो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये फिर इन दोनों को जोड़ के बनाने क्या मतलब? ये भी दोनों सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है। चलिए मान भी लेते हैं कि अलग अलग है, फॉर्मूला तो नहीं दिखाई देता उसमें, कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाई देता, प्रोडक्ट बनता है तो पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनको भी क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है
तो ये भी डेक्स्ट्रो बनेगा। या फिर उल्टे सोचो, अगर ये डेक्स्ट्रो है और प्रोडक्ट को हमने चेक किया और वो भी डेक्स्ट्रो आया, ये डेक्स्ट्रो था, मैंने प्रोडक्ट को चेक किया, वो भी क्या आया, डेक्स्ट्रो आया, इसका मतलब कि जो रिएक्शन हुई है उसमें जो मैकेनिज्म हुआ है उसको मैं रिटेंशन बोलता हूँ। रिटेंशन क्या बताता है? रिटेंशन ये बताता है कि जिधर से एक्स गया है उधर ही से न्यूक्लियोफाइल आया है। मतलब जो भी यहाँ पर इस 3D स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, रिटेन है वो। क्यों? क्योंकि अगर रिटेन नहीं होता तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जरूर चेंज होता। ठीक है, तो अगर ऑप्टिकल रोटेशन नहीं चेंज होता है तो हम क्या समझ जाते हैं कि क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है। अगर ये D है, ये उसका उल्टा है, तो ये L बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये इसका मिरर इमेज बनाया भाई। ध्यान ये रखना है कि X या NU से कोई लेना देना नहीं है, एटम होने चाहिए, बस वो स्पेशल अरेंजमेंट से लेना देना है। जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसमें क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है, स्पेशल अरेंजमेंट से लेना देना होता है। ठीक है, तो ये L बन गया। अब देखो, मेरा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी था मगर प्रोडक्ट कैसा आया, लीवो रोटेटरी आया। इससे मुझे पता चला कि फॉर्मूले में स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज हुआ है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। चमत्कार तो तब होता है जब हमारा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है मगर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। सर ये कैसे हो गया? रिएक्टेंट क्या है, एक्टिव है, और प्रोडक्ट क्या है, इनएक्टिव है। अब ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि रिएक्टेंट आपका क्या हो, एक्टिव हो, और प्रोडक्ट क्या बन जाए, इनएक्टिव बन जाए। तो ऐसे सिचुएशन में पता है हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। पता क्या, आधे बने हैं डेक्स्ट्रो और आधे बने हैं लीवो, इसलिए मिक्सचर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन हो गया है। अब जरा एक बात बताना, अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये कैसा बनेगा? सर इनएक्टिव बनेगा। ये कैसा बनेगा? इनएक्टिव बनेगा। ये कैसा बनेगा? इनएक्टिव बनेगा। जब इधर भी इनएक्टिव है उधर भी इनएक्टिव, तो हम क्या बोलेंगे? सर हाँ ये रिटेंशन हुआ है। सर सेम है, रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन ही हुआ है। इसका मतलब है कि समझ ही नहीं आएगा कि इन्वर्जन हुआ है कि रिटेंशन हुआ है। मतलब इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन की कहानी समझ ही तब आती है, या कहें तो ये कहानी दिखाई ही तब देती है जब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव ना हो तो इधर कुछ ऐसा होगा ही नहीं, कोई ऐसी घटना ही नहीं घटेगी जिससे हम अनुमान लगाए कि क्या हो रहा है। एक्टिव था तो समझ आ रहा था कि D है, L हो गया, क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। D है, D ही रहा, क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। D है, 0 हो गया, क्या हुआ, दोनों हुआ होगा, बराबर मात्रा में हुआ होगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑप्टिकली एक्टिव होना हाईली रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमाइजेशन, इन कहानी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो खैर मैं फिर से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, कब होता है? जब ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड होता है। तो इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन अपनी स्टेटमेंट को बहुत ही क्लियर कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो ही रेसमाइजेशन होगा। ये बात फैक्ट है, अगर वो नहीं है तो रेसमाइजेशन की कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है, बाकी रीजन आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन कार्बोकेटायन विच इनेबल्स द अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा हाउ डू यू कन्वर्ट, कन्वर्जन रिएक्शन। और मैं देख लूँ जरा, ऐसा तो नहीं है जो ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। बाइफिनाइल किसको कहते हैं पता है? बेंजीन और बेंजीन जुड़ जाते हैं। बेंजीन 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 क्या होता है? अराइल होता है। अराइल और अराइल को जोड़ना हो, अराइल और अराइल को जोड़ना हो तो क्या करते हैं? फिटिंग रिएक्शन कराते हैं। कौन सा रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। अब क्लोरोबेंजीन है, मतलब ये है, इससे बाइफिनाइल दोनों तरफ बेंजीन लगाना। तो आपको पता है कि 2 Na यहाँ पे लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे रहेगा ईथर, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। इसी को बाइफिनाइल कहते हैं। फिटिंग रिएक्शन नाम है इसका। रिएक्शन का नाम क्या है? फिटिंग रिएक्शन।
अगर मैं इसके बी को देखूँ, ये 57 का ए है। बी कह रहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है ब्यूटूइन, 2 ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है ब्यूटूइन। ब्यूटूइन में इसको बोलूँगा इसको, तो यहाँ पे क्या ले लूँगा KOH और एल्कोहलिक, अल्फा से जाएगा Br और बीटा से जाएगा इधर वाला बीटा। आप बोलते हैं ना सेट जेप एल्किन बनता है इधर से, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन को हम मानते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो ये है KOH एल्कोहलिक। आई होप आपको पता होगा। और क्वेश्चन नंबर 58 में देख लेता हूँ। 58 में क्या करना है, सोडियम विद ड्राई ईथर है। ये है आपका, है ना, मॉलिक्यूल सही से नहीं बनाया, मैं उसको सही बना देता हूँ। CH है, CH3 और यहाँ पे लगा है Cl। इसी के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। उसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, Na से कराई गई है, ड्राई ईथर से। सर इस रिएक्शन का नाम बताएंगे क्या? तो इस रिएक्शन का नाम है आपका उर्ज रिएक्शन। क्या होगा, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, CH3 CH CH3, फिर CH3 CH CH3। बस जहाँ से अपने Cl हटाया वहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये 58 का ए था शायद ना, 58 का बी भी है इसमें। बी यहाँ पे देख लेते हैं। ये है CH3 CH2 और Br। रिएक्शन किससे कराना है, AgCN से कराना है ना। अब मैं CN का केस भी यहाँ बता देता हूँ। CN भी एमिडेंट लिगेंड होता है। अगर KCN आएगा तो आप C के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो CN लगेगा, और AgCN आएंगे तो N के साथ बॉन्ड बनाएंगे और NC लगेगा। इसको आइसोसाइनाइड बोलूँगा, इसको साइनाइड बोलूँगा। तो यहाँ पे AgCN आए, इसका मतलब बनेगा CH3 CH2 और NC बनेगा, दैट इज इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड से मैं बता दूं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि रीजन बताइए कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू टर्शियरी से, बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया या बिकॉज ऑफ बिग साइज। ठीक है, जो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है वो ये होता है, जबकि आइसो ब्यूटाइल है ना, नहीं टर्शियरी ब्यूटाइल है तो ये होता है। अब सरफेस एरिया कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा। तो जनरली हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो BP होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के, या चाहो तो आप थोड़ा सा और स्टेटमेंट क्लियर कर सकते हो कि ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया घटता है जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है जो फाइनली BP को घटा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच वुड अंडरगो, तो बहुत सिंपली बता सकते हैं SN2 रिएक्शन कौन देगा, फर्स्ट वाला देगा क्योंकि 1 डिग्री है। ठीक है, 61 कह रहा है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन, फिर से SN2 रिएक्शन है, देखेंगे आप तो आपके रिएक्टेंट मतलब बेस मॉलिक्यूल सेम है, अल्काइल सेम है, R सेम है, तो लिविंग ग्रुप के हिसाब से आंसर देंगे। अब इसमें देखो SN2 की जगह SN1 भी पूछता तो भी मैं सेकंड वाले के साथ ही जाता, I वाले के साथ जाता। SN2 बोलेगा तो भी I के साथ जाएंगे क्योंकि लिविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों के लिए सेम ही होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब चलो लिख देते हैं, इसका लिखना ही पड़ेगा। 62 एकदम, अगर आप अभी तक रुके हुए हैं देख रहे हैं तो बताइए भाई, आपके अंदर बहुत पेशेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात हो रही है और 62 में हम देखने जा रहे हैं ए, और ए में देखो तो CH3 है, CH2 है, CH2 है और फिर CH है, देन CH3 है और यहाँ पे लगा है Br। और रिएक्शन किससे करा रहे हैं, तो रिएक्शन करा रहे हैं KOH से, और साथ में लेना है इथेनॉल प्लस हीट। इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है, तो मैं इसको एल्कोहलिक KOH मान के चलूँगा, और एल्कोहलिक KOH होगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा। अब जिस बीटा की डिग्री ज़्यादा होती है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन देता है, इसका मतलब ये वाला बीटा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2, बीटा से H हटा दूंगा तो CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से Br हटा दिया CH, और इस CH से क्या लगा है CH3, तो ये बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 पेंट 2 इन। ठीक है, पेंट 2 इन। और बी की तरफ चलिए, बी आपका ये Br लगा है भाई, इससे बेंजीन से Br लग गया है, और इसकी रिएक्शन करानी है CH3 Cl से, और साथ में क्या है एनहाइड्रस AlCl3 है।
तो ये जो रिएक्शन है ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर मैं दोनों लिखो तो आर्थो और पैरा पे CH3 जाएगा। और मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेजर प्रोडक्ट लिखना है। हाँ मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो मैं पैरा वाला लिखूंगा यहाँ पे, और पैरा पे क्या लगा दूंगा, ये Br था ना, पैरा पे लगा दूंगा CH3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि ब्यूटेन 1 ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव है जबकि ब्यूटेन 2 ऑल क्या है, एक्टिव है। 63 का ए। तो बहुत सिंपल है ना, ब्यूटेन 1 ऑल ये है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें इस कार्बन को देखिए, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो मैं दो बातें लिख सकता हूँ, कीवर्ड में बता रहा हूँ। एक तो आप कायरल कार्बन वर्ड लेके बता सकते हो रीजन, कि ब्यूटेन 1 ऑल हैज़ नो कायरल कार्बन बट ब्यूटेन 2 ऑल हैव 1 कायरल कार्बन। कौन सा, ये देखो यहाँ पे OH लगा है ना, तो इस कार्बन से देखो क्या लगा है, एक तो 1 कार्बन वाला मिथाइल लगा है, दूसरा 2 कार्बन वाला इथाइल लगा है, तीसरा H लगा होगा और एक OH, चारों डिफरेंट है। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाता है, इसका कायरल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ब्यूटेन 2 ऑल के पास कायरल कार्बन है जबकि ब्यूटेन 1 ऑल के पास कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन के अलावा, ये पहला कीवर्ड हो गया। दूसरा क्या होता है, जिसके पास कायरल कार्बन होता है उस वो क्या बना सकता है, वो बना सकता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जिसको आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिखाना है वो बना लेगा, जिसको नहीं दिखाना नहीं बना पाएगा। मतलब ब्यूटेन 1 ऑल के पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होता है जबकि ब्यूटेन 2 ऑल के पास होता है। ठीक है, दोनों ही कीवर्ड यूज़ करके आप लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द, नहीं 63 का बी रहेगा ना। बी कह रहा है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये डीजिए ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग। इसका भी रीजन बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के बावजूद भी ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, जिसका जब कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की रीचनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है आर्थो और पैरा की तरफ। ठीक है, नंबर 45 का बी आप जाके चेक करिए, उसमें मैंने इसका आंसर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है तब 64 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट वाले में आपको कायरल मॉलिक्यूल दिखाई देगा बहुत ही ईजिली, क्योंकि जो फर्स्ट वाला कार्बन जहाँ CL लगा उससे एक तो CL लगा, एक तो बिल्कुल इसी के जैसा है ना, बिल्कुल इसी के जैसा है ना। ठीक है, 65 करें वाटर एम्बिड इन न्यूक्लियोफाइल एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। कोई एक एग्जांपल देना है तो जनरली ठीक है बता देते हैं इसको। 65 आपको पता ही होगा, एम्बिड एंड न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनके पास जिनकी कह सकते हैं डेंटिसिटी। अच्छा, यहाँ तो लिगेंड की बात नहीं हो रही है ना, एम्बिड एंड 65 कर रहा हूँ। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास डोनर एटम मोर देन 1 होते हैं, बट एक टाइम पे देता है कि है। अच्छा, यहाँ पे डोनर एटम से बेटर है कि हम ये बोलें कि वो एटम जो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वैसे डोनर एटम ही यहाँ भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी बॉन्ड बनाता है वो कार्बोकैटायन के साथ बनाता है या कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के बनाता है। क्यों दे के बनाता है, क्योंकि कार्बन के साथ X लगा हुआ है, ये हटेगा तो कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, तो वो देना ही पड़ेगा उसे इलेक्ट्रॉन, तभी जाके बॉन्ड बनेगा। तो कह सकते हैं कि डोनर एटम मोर देन 1 होते हैं, बट 1 एट अ टाइम 1 ऐसे लिख लो, 1 एट अ टाइम gets bonded with कार्बन। मतलब उनके पास एटम तो एक से ज़्यादा है बॉन्ड बनाने के लिए, मगर एट अ टाइम एक बार में एक ही एटम बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल के लिए Cl। ठीक है, कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए दूंगा कि KCN के केस में बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन, जबकि AgCN के केस में बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका NO2। अगर KNO2 लेंगे तो इस केस में बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, और
सॉरी KNO2 लेंगे तो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और आपका AgNO2 लेंगे तो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 66 राइट द केमिकल इक्वेशन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2। मिथाइल नाइट्रेट बने मिथाइल नाइट्रोमीथेन बनेगा ना, मिथाइल नाइट्राइट तो नहीं बोलेंगे, नाइट्रोमीथेन बोलेंगे उसको, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। अभी भी जैसे बोला था AgNO2 के साथ होगा तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड है दैट इज CH3Cl है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgNO2 से, तो CH3NO2 बनेगा, ठीक है, CH3NO2 बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3Cl, ब्रोमोबेंजीन CH3Cl। ये क्वेश्चन नंबर 62 का बी है ना, क्वेश्चन नंबर 62 का बी के जैसा है। हम कर कौन सा रहे हैं, हम कर रहे हैं 66 का, ये ए है, 66 का बी। तो आप देख लीजिए 62 का बी का सेम कॉपी क्वेश्चन है, तो आराम से बन जाएगा। ये क्या बनेगा, टॉल्वीन बनना चाहिए ना, हाँ टॉल्वीन बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अच्छा ये भी था फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। 67 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। अच्छा एक्वस बोला है ना, एक्वस बोला है तो जरा बताओ तो, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक बताओ एक्वस बोल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन कराओगे कि एलिमिनेशन कराओगे? सब्स्टिट्यूशन कराओगे या एलिमिनेशन कराओगे? सर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, क्योंकि एल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन कराते हैं। तो इथाइल क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या मैं यही लिखूंगा, CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ KOH, एक्वस से तो Cl हट जाएगा और क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या था, ये था। और बी की मैं बात करूँ तो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया जा रहा है। सर क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे, इसको ट्रीट किसके साथ किया जा रहा है, तो CH3COCl, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ COCl। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन साथ में होना चाहिए, AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलता हूँ इसको, जिसमें ये कार्बन बॉन्ड बनाता है बेंजीन के साथ, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे, C⋅O और CH3। इधर से बनाएगा, Cl हटा देगा, C⋅O और CH3। तो इस तरीके से हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हमने टॉपिक वाइज क्या किया, ख़त्म किया। आपने लास्ट तक देखा इसको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो वो एल्कोहल फिनॉल ईथर के ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।